हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार दृष्टि 360 चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोग का। उम्मीद मैं करता हूं आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग समान अध्ययन के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं 50 क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं। इस 50 क्वेश्चन में अगर आपका स्कोर 35 प्लस होता है तो ये स्कोर आप लोग के लिए सेफ स्कोर माना जाएगा। मैंने सारे प्रश्न NCERT और पेपर से इंक्लूड किया हूँ जो आपके आगामी एग्जाम BPSC, JPSC, UPPSC, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार दरोगा, BSSC, रेलवे, DSSB, बिहार शिक्षक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो मैं कवर करूंगा टेस्ट सीरीज 11 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 10 टेस्ट सीरीज करवा चुका हूं, तो वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आसानी से देखने को मिल जाएगा। वीडियो आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है बिल्कुल आपको अपडेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं सभी प्रश्न को फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन कराने वाला हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोग के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अनुशीलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अनुशीलन समिति की स्थापना कोलकाता में सतीश चंद्र बोस और प्राणनाथ मित्रा के द्वारा किया गया था, तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। श्री तारकनाथ दास ने संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटिश विरोधी अखबार फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन शुरू किए थे, तो ये भी आपका फैक्चुअल डाटा बिल्कुल सही है। श्री तारक दास ने 1904 में वे क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। श्री तारकनाथ दास ने 1917 में जर्मन भारत षड्यंत्र के में उनको फंसाया गया था, तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपका गलत को चुनाव करना है, तो इसलिए इसका आंसर मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक्चुअल में श्री तारक दास ने 1904 में नहीं 1903 में वे क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में शामिल हुए थे। अब यहाँ से देखो एक दो फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। श्री तारकनाथ दास ने 1903 में वे क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में शामिल हुए थे। वर्ष 1913 में गदर आंदोलन से भी जुड़े थे। गदर आंदोलन से भी देखो 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। गदर आंदोलन का जो स्थापना होता है आपको अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में होता है और कौन स्थापना करता है, तो लाला हरदयाल करता है। ठीक है, तो यहाँ से फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे पूछा जा रहा है, भारत में वर्तमान गरीबी रेखा किस समिति की सिफारिश पर आधारित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, तेंदुलकर समिति। अब यहाँ से देखते हैं 3-4 फैक्ट यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। गरीबों में रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान लगाने के लिए 6 आधिकारिक समितियां का गठन किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन समिति गरीबी से रिलेटेड है। योजना आयोग कार्य समिति जो कि आपको 1962 में देखने को मिला है। BS दांडेकर और N रथ समिति आपको 1971 में आया था। अलग समिति 1979 में, लकड़ावाला समिति आपको 1993 में, तेंदुलकर समिति 2009 में और रंगराजन समिति आपको 2014 में आया था। साथ ही साथ यहाँ भी देखेंगे रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ था और वर्तमान में गरीबों में रह रहे लोगों की गणना तेंदुलकर समिति की सिफारिश पर किया गया है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखो ये भी क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही चर्चा में रहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बहुत सुर्खियों में रहा, बिहार राजगीर में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 427 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सबको पता होगा। 1193 में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर और आग लगवा दिया था, तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। यूनेस्को ने 1985 में इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था। पुरातात्विक अलेक्जेंडर कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में इसके खंडरों की खोज किया था, तो आपका ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको गलत का चुनाव करना था, तो यूनेस्को ने 1985 में इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। एक्चुअल में ये 1985 में नहीं किया गया था मेरे दोस्त, आपको 1980 में किया गया था। तो आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। यहाँ से 3-4 फैक्ट आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। यूनेस्को ने 1980 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और उसे शाक्रदीत के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी आप लोग पहले से भी जानते होंगे। बिहार में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों को 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक विरासत भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आप लोग की। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा सोकोत्रा द्वीप में एक सैन्य अड्डा बनाया गया था, तो बीते दिनों ये सोकोत्रा द्वीप चर्चा में आ गया था, जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये पुर्तगालियों के द्वारा अड्डा बनाया गया था। ये इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं।
पुर्तगालियों ने लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रा द्वीप में एक सैन्य अड्डा बनाया गया था। सोकोत्रा का नाम संस्कृत के सुखधारा द्वीप से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आनंद का निवास स्थल। 1507 से 1511 के बीच में पुर्तगालियों इस द्वीप पर अधिकार किया था। आपको ये भी पता होना चाहिए, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली 1498 में आता है वास्को डी गामा, और सबसे लास्ट में जाता है 1961 में। ठीक है, यहाँ से दरोगा क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वाणिज्यिक पोर्ट है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में रहा है मेरे भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वाणिज्यिक पोर्ट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको कामराजार पोर्ट, आपका भारत का वाणिज्यिक पोर्ट है। ये क्वेश्चन चर्चा में क्यों आएगा, इसके पीछे रीजन है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। कामराजार पोर्ट जो कि पहले एन्नोर पोर्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि आपको ये चेन्नई में देखने को मिलता है। ये चर्चा में इसलिए है, भारत को महाराष्ट्र को बधावन में अपना 13वां प्रमुख पोर्ट बंदरगाह मिलने वाला है। अभी तक जो भारत में बंदरगाह है 12 है, लेकिन जैसे ये बधावन पोर्ट तैयार हो जाएगा, भारत का आपका ये 13वां बंदरगाह हो जाएगा। और ये बधावन जो है आपका, ये आपका बंदरगाह बहुत ही चर्चा में होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे को रोजगार मिलने वाला है और बहुत बड़े लेवल पर ये पोर्ट तैयार होने जा रहा है, जो आर्थिक वृद्धि को गति के देने के साथ साथ समुद्री क्षेत्र को दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखेंगे, लेटेस्ट वाला, कि भारत को महाराष्ट्र को बधावन में आपका भारत का 13वां बंदरगाह मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बुक बहुत ही चर्चा में रहा है, जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जस्ट ए मशीनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड कैरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो डी सुब्बाराव के द्वारा हाल ही के दिनों में यह पुस्तक लिखा गया है। आइए एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने इस पुस्तक का हाल ही में प्रकाशित हुआ है। यह संस्करण आरबीआई और सरकार के बीच में तनाव को लेकर उजागर किया है, जिसके कारण यह पुस्तक चर्चा में है। शेन वाटसन बहुत ही बेहतरीन ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी, इसके द्वारा भी एक पुस्तक लिखा गया है, द विनर्स माइंडसेट, तो इसे भी याद रखेंगे, ये भी चर्चा में रहा है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया, ये भी पुस्तक बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन। ख्वाजा जहां नामक प्रसिद्ध वजीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का है। आप देखो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये दो ऐसा टॉपिक है जहां से बीपीएससी और दरोगा क्वेश्चन हमेशा उठाता है, और थोड़ा सा उच्च स्तरीय क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, इसलिए उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया है। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपके ये एमबीटी के शासनकाल में आपको देखने को मिलता है। ख्वाजा जहां नामक प्रसिद्ध वजीर दिल्ली सल्तनत के किस शासक में मिलता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिलता है। एमबीटी अपनो जौना खान के लिए और पागल बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है, और इसी के समय में इब्न बतूता आता है, जो आपके कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को भी मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, जो इन दिनों सुर्खियों में है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को 2025 को मेरे दोस्त क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, आइए इसका भी डिटेल देख लेते हैं एक बार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जन जागरूकता और अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में बेसिक नॉलेज तो आपको होगा ही, 24 अक्टूबर को उसका स्थापना होता है। ठीक है, कब होता है, 1945 को होता है, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो आपको पता है अमेरिका के न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। किसी परिपथ में धारा कब वाट रहित होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स से आपसे पूछा जा रहा है। किसी परिपथ में धारा वाट रहित कब होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे वाट बराबर क्या होता है, तो वाट बराबर आप लोग पढ़े होंगे जूल बटे कूलम होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 9 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। जब सर्किट का प्रतिरोध आपको रेजिस्टेंस होगा आपका शून्य हो जाएगा, तब ये कंडीशन आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, शेर शाह के शासनकाल में गांव के स्थानीय मुखिया को क्या कहा जाता था। शेर शाह का सूरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्यकाल का इतिहास में आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है शेर शाह के शासनकाल में गाँव के स्थानीय मुखिया को क्या कहा जाता था, तो मेरे दोस्त उसको मुकद्दम बोला जाता था। ठीक है, शेर शाह से 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। दिल्ली का पुराना किला याद रखना, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, और सासाराम का मकबरा यहाँ पे देखने को मिलता है, इन्हीं के द्वारा ही शुरू में बनाया गया था। और रोहतासगढ़ का किला भी किसके द्वारा बनाया गया है, तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया है। वैसे तो बहुत क्वेश्चन है, लेकिन मुझे सारा कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे बैंकिंग और व्यवस्था जो है संघ सूची में नहीं मेरे दोस्त, आपको ये राज्य सूची के अंतर्गत देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, संतलनकालीन प्रशासन में शाही कारखानों के प्रभावी
अधिकारी को क्या कहा जाता था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आपको दरोगा और बीपीएससी में देखने को मिलता है, इसलिए फ्रेम किया जा रहा है। संतुलनकालीन प्रशासन में शाही कारखाने के प्रभावी अधिकारी को क्या बोला जाता था, तो 12 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, उसको वकील दर बोला जाता था। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल देखते हैं, इस फैक्ट को आपको जानना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। शाही घराने की व्यवस्था करना सल्तनतकालीन प्रशासन की एक प्रमुख जिम्मेदारी था। ठीक है, आप लाल किला आओगे तो उसका भी आपको नमूना यहाँ देखने को मिलता है दिल्ली में। वह सुल्तान के निजी ऐसे आराम के लिए शाही घरानों की स्त्रियाँ, जिनकी बहुत बड़ी संख्या होती थी, कि ज़रूरत को भी ध्यान में रखा जाता था, कारखानों की एक बड़ी संख्या को देखभाल भी करता था, जिसमें सुल्तान शाही घरानों की आवश्यकता वस्तुओं को भी रखा जाता था। इन सभी कार्यकलापों के परिधिकारी अधिकारी को क्या बोला जाता था, वकील दर बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। करें निम्नलिखित में से कौन भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था। अब देखो ये थियोसोफिकल सोसाइटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में दिया गया था, इसका पर्पस आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो पर्पस था मेरे भाई, आपको प्राचीन धर्मों का पुनर्स्थापना करना था। इसका स्थापना कब होता है भारत में, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो 1882 में इसका भारत में स्थापना होता है और इसका मुख्यालय कई बार आपके एग्जाम में आया है, तो आपको चेन्नई के अडियार में इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। और कर्नल अलकाट और आपको एक व्यक्ति और थे ब्लाटस्की के मिलकर इसका स्थापना किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेवल में क्वेश्चन को बढ़ाया हूँ। वर्ष 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व करते समय किस अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किए गए लाठीचार्ज में लगी चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जेम्स स्कॉट हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि लाला लाजपत राय का मृत्यु जो हुआ था लाठीचार्ज के करने कारण हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि उसमें आप लोग पढ़े होंगे साइमन कमीशन भारत आता है 1927 में, उसका गठन होता है, लेकिन 28 में आपको 3 फरवरी 1928 को आप ये मुंबई पहुंचता है। ठीक है, और क्यों आया था भारत, तो पता है आपको, संवैधानिक सुधार के लिए आता है। विरोध क्यों हुआ था लाहौर में, इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें आपको एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, यही कारण होने का है विरोध हुआ था, जिसमें से आपको लाठीचार्ज में आपको लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है। तो इसी में आपको नारा भी दिया गया था, सामन गो बैक का नारा लगाया गया था, जो सबसे पहले मेहर यूसुफ अली के द्वारा दिया गया था। तो ये फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्ष 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक मौन विरोध का नेतृत्व करते समय जेम्स स्कॉट द्वारा किए गए लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय का मृत्यु होता है। तो इसे याद रखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड था। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही चर्चा में रहा है, खूब सुर्खियों में रहा है, पेपर आप लोग भी पढ़े होंगे। प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 95 के 1 के तहत करते हैं, ये भी आपका सही है। भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर जीवी मावलंकर थे। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद होता है, तो ये भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत का चुनाव करना था। आप लोग पढ़े होंगे भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आइए एक बार इस पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान में प्रोटेम स्पीकर का पद का चर्चा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यह एक प्रकार का अस्थायी पद होता है। प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो देखो चर्चा में रहता है, उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में वही पूछा जाएगा। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण वायुमंडल के किस परत में होता है, तो मे भी सबको पता होता है, क्षोभ मंडल में आपको देखने को मिलता है। क्षोभ मंडल में सभी वायुमंडलीय घटनाएं देखने को मिलता है, जैसे आपको बादल, आंधी और वर्षा, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। कराए क्षोभ मंडल के संवहन मंडल भी कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे क्षोभ मंडल को संवहन मंडल बोला जाता है, क्योंकि इसमें संवहन धाराएं क्षोभ मंडल तक सीमित होता है। इस मंडल को अधोमंडल के भी नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे बाहरी सीमा क्षोभ मंडल सीमा कहलाती है, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा राजस्व की वसूली के लिए करोड़ी नामक अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। देखो करोड़ी नामक अधिकारी किसके शासनकाल में नियुक्त किया गया था, उस समय बहुत ही चर्चा में था। ठीक है, तो आपको ये अकबर के समय में करोड़ी नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया था। क्यों किया गया था, इसके पीछे रीजन भी आपको जानना चाहिए। कई बार आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री होता है आपका राजा टोडरमल, जो राजस्व प्रशासन में करोड़ी प्रणाली आरंभ करने के लिए जाना जाता है। वर्ष 1573 में राजस्व निर्धारण की वार्षिक व्यवस्था बंद कर दिया गया और पूरे उत्तर भारत में करोड़ी नाम से आले अमले को भर्ती कर दिया गया, यानी सेना को भर्ती कर दिया गया था। उनमें से प्रत्येक को करोड़ दाम वसूल करने के लिए जिम्मेदारी किया गया था, यानी आपको 1 करोड़ लाना है, जैसे भी लाओ आपको हर हालत में लाके आपको अकबर के समक्ष आपको प्रकट करना होगा। तो ये आपको अकबर के समय ये जारी किया गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार की स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा है, ये भी पेपर से ही लिया गया है। तो बहराम जी मलवारी के द्वारा आपको सेवा सदन का स्थापना किया गया था। इसे डेट भी याद रखना, सेवा सदन की स्थापना 1908 में एक पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालवारी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह कौन सा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का भाग है जो मुख्य रूप से हीटिंग के लिए जिम्मेदार है। तो आपको बताना है हीटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आपका आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंग हो जाएगा। ठीक है, अवरक्त तरंग विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का भाग है जो मुख्य रूप से हीटिंग के लिए यानी गर्म करने के लिए आपका जिम्मेदार है। ये क्वेश्चन अच्छा था, एमपीपीसीएस में पूछा गया है। कोयना, माल प्रवाह, पंचगंगा, दूधगंगा एवं घाट प्रवाह किसकी सहायक नदियां हैं। एक्चुअल में ये नदियां भी तो दिनों चर्चा में रहा था कृष्णा नदी, इसी कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी हो जाएगा। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह ये सारे आपको कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है सातवाहनकालीन प्रशासनिक अधिकारी गौल्मिक निम्नलिखित में से किस पद का दायित्व निर्वहन करता था। तो ये गौल्मिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। गौल्मिक जो क्या करता था, तो ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। सातवाहन काल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौल्मिक के द्वारा सौंपा गया था। इसका काम क्या होता था, तो सैनिक की टुकड़ी का प्रबंध होता था जिसमें से 9 सेना, हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक भी होते थे। गौल्मिक को ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाने के लिए नियुक्त किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा है। आदि पुराण के लेखक जिनसेन, कई बार तो आपसे ये सिंपल पूछ लिया जाता है कि आदि पुराण के लेखक कौन है। तो आदि पुराण के लेखक जिनसेन निम्नलिखित में से किसके राजसभा में निवास करते थे। तो आप लोग शक पढ़े होंगे कि अमोघ वर्ष के शासनकाल में आपको आदि पुराण के लेखक जिनसेन देखने को मिलता है। अमोघ वर्ष प्रथम केवल एक लेखक ही नहीं बल्कि वे लेखक का संरक्षक था। आदि पुराण के लेखक जिनसेन अमोघ वर्ष के जैन उपदेशकों में से एक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला से देखने को मिलता है। बीते दिनों ये डेन्यूब नदी चर्चा में आया था जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये डेन्यूब नदी हो जाएगा। डेन्यूब नदी या यूरोप में प्रवाहित होने वाली नदियों में से एक है। यह दक्षिणी पश्चिमी जर्मन में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतीय क्षेत्र से निकलता है और आपको ये काला सागर में जाके गिरती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करती है। देखो इस तरह से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आपसे मैप से रिलेटेड पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो आपको भूमध्य सागर से सीमा कौन साझा नहीं करता है, आपको ये जर्मनी नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए टोटल आपको 21 देश है जो आपको भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। तो ये आपको कम से कम पता होना चाहिए। तो आप इसको ऑप्शन से आप कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, भूमध्य सागर से आपको 21 देशों सीमा लगती है, सारे देश है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनों को 16 वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बीते दिनों 16 वन चर्चा में रहा था जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र को आपको 16 वन के नाम से जाना जाता है। 16 वन दक्षिणी भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में फैले उच्च ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों से घिरे हुए जिसे उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों का एक प्रकार का पैच के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा, आयोग और जांच क्षेत्र से संबंधित कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। श्री कृष्णा आयोग, मुंबई दंगा 1993 में भी सबको पता होगा। लिब्राहन आयोग जो कि चर्चा में रहा था जहां राम मंदिर देखने को मिला है, बाबरी मस्जिद, ठीक है। और आपको नानावती आयोग, राजीव हत्याकांड और फुकन आयोग, तहलका टेप कांड, ये फुकन आयोग भी बहुत ही चर्चा में रहा था बहुत साल पहले। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोग पढ़े होंगे, नानावती आयोग जो है आपको राजीव गांधी हत्याकांड से नहीं है, किससे रिलेटेड है, आपको ये गोधरा कांड से रिलेटेड है। यहाँ से देखिए 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नानावती आयोग आपको गोधरा कांड से रिलेटेड है। जैन आयोग जो है आपको राजीव गांधी हत्याकांड से रिलेटेड है। और मंडल आयोग भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण से रिलेटेड है ये आपका ये मंडल आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित में से किस वक्र द्वारा प्रजनन तथा आर्थिक विकास के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। तो वेकर वक्र के द्वारा आप इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है,
वेकर वक्र, जो कि उर्वरता वक्र के नाम से भी जाना जाता है, प्रजनन और आर्थिक विकास के बीच में संबंध दर्शाने वाला वक्र, जिसको प्रति व्यक्ति आय के अनुसार भी व्यक्त को बेकर वक्र के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग द्वारा शहरी गरीबों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये हाशिम समिति के द्वारा इसका गठन किया गया था। योजना आयोग भारत सरकार की एक प्रमुख संस्था है जिसका कार्य पंचवर्षीय योजना को तैयार करना है। आप पढ़े होंगे 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, नीति आयोग कर दिया गया था। योजना आयोग ने प्रोफेसर NR की अध्यक्षता में एक विशेष समूह का गठन किया था, जिसमें से आपको हाशिम को शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले को 44 परिवारों की पहचान के लिए विस्तृत डाटा दिया गया था, जिसके कारण ये क्वेश्चन चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो आपको पता होना चाहिए जो भी संशोधन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो 29 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको संसद के द्वारा किया जाता है। संसद देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। विधान का भी निर्माण करने का कार्य किसके पास होता है, तो संसद के पास ही होता है, जिसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है भारतीय संविधान में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको गलत का चुनाव करना है। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ईस्ट कोशिका के मुख्य एंजाइम जाइलेम होता है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, बच्चा को भी पता होगा, ये भी आपका सही है। कोशिका की पहचान थैली राइबोसोम को कहते हैं, ये स्टेटमेंट मेरे दोस्त आपका क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। आइए एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। कोशिका का पाचन शैली आपको पता है लाइसोसोम में होता है, इसी कारण इसे आत्महत्या के भी थैली कहा जाता है। सुसाइडल पॉइंट आप लोग जरूर पढ़े होंगे। संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार की विधायी शक्तियों के बारे में आपको चर्चा देखने को मिलता है? तो विधायी संबंधी चर्चा आपको किस में देखने को मिलता है? तो 31 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये भाग 11 में आपको देखने को मिलता है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में आपको चर्चा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। आपसे पूछा जा रहा अवयवीय अवस्था में पायरुवेट के टूटने के फलस्वरूप खमीर में क्या बनता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसमें आपको एथेनॉल देखने को मिलेगा, और ये लैक्टिक एसिड जो मिलता है मेरे दोस्त आपको ये एनिमल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए वैसे डिटेल देख लेते हैं। अवयवीय अवस्था में पायरुवेट के टूटने पर फलस्वरूप आपको खमीर में एथेनॉल देखने को मिलता है, और आपको वो मैं जो एनिमल वाला बताया हूँ उसे भी आप याद रखना, वो भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा डॉक्टर राधा कृष्णन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है? ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया गया है कि बीते दिने राधा कृष्णन समिति पेपर में चर्चा में आ गया था, जिसके कारण ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि जो चर्चा में आया समझ लो पेपर में, वो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप लूसेंट पढ़ो, लेकिन जो चर्चा में है वो क्वेश्चन आपको जीके हो या करंट हो वही आपके एग्जाम में प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में समाचारों में रही राधा कृष्णन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है? तो एक्चुअल में ये शैक्षणिक सुधार से ये रिलेटेड है। देखिए कुछ समितियां हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो राधा कृष्णन समिति ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको शैक्षणिक से रिलेटेड है, ये बीते दिनों चर्चा में रहा है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से रिलेटेड है। तेंदुलकर समिति निर्धनता रेखा और गरीबी आकलन से रिलेटेड है। हजारी समिति आपको इंडस्ट्रियल से देखने को मिलता है, और केलकर समिति पिछड़ी जातियों पर पहली समिति है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा है। इस तरह का स्टेटमेंट आपके एग्जाम में बीपीएससी हो या दरोगा हो, एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक सांप्रदायिकता दूसरे को खत्म नहीं करती, एक दूसरे को खिलाते हैं तथा दोनों को मोटा करते हैं। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये मेरे दोस्त आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। एक सांप्रदायिकता दूसरे को खत्म नहीं करती, एक दूसरे को खिलाते हैं तथा दोनों को मोटा करते हैं। यह स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन देखो बीते दिनों चर्चा में रहा है, इसलिए क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वही इस तरह के चीज़ों में भाग ले सकता है। राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा में कार्यवाही में भाग ले सकता है, कौन लेगा?
मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कौन से षड्यंत्र जांच जो ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था। तो इसका हो जाएगा 36 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये मेरठ षड्यंत्र जांच, जो कि आपको 1929 में हुआ था। यहाँ से देखो 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपके मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस आपको 1908 में देखने को मिलता है। दिल्ली कॉन्सेप्ट केस 1912 में। पेशावर साजिश केस 1922 से 1927 में चला था। कानपुर ब्लैक शोविक षड्यंत्र केस 1924 में देखने को मिलता है। और काकोरी कांड से तो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1925 सबको पता है। मेरठ षड्यंत्र जांच जो कि 1929 को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए भारत के किस राज्य में धारवाड़ीय बनावट में कीमती धातु प्राप्त होता है। तो धारवाड़ का जो एरिया है वहाँ से आपको कीमती वस्तुएं प्राप्त होती है। तो ऐसे एरिया कहाँ देखने को मिलता है ज़्यादातर आपको ये कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य में धारवाड़ीय बनावट में कीमती धातु आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो ये कर्नाटक के राज्य क्षेत्रों में धारवाड़ का एरिया वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ से कीमती वस्तुएं आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। आर्ट एंड कल्चर से आपके एग्जाम में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार स्थापत्य कला से पूछ देगा, कभी मंदिर से पूछ देगा, तो जो चर्चा में रहेगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो मेरे दोस्त आपका ये उड़ीसा का भुवनेश्वर हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भुवनेश्वर को मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा दर्रा चर्चा में है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में है, कौन सा खिलाड़ी चर्चा में है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। एक तरफ आपको पर्वतीय दर्रा मिलेगा और दूसरा आपको राज्य मिलेगा। सिपकिल्ला दर्रा बीते दिनों चर्चा में था, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में देखने को मिलता है और थांगला दर्रा आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलता है। और जो जिला दर्रा ये तो हमेशा चर्चा में रहता है। आपको अरुणाचल प्रदेश गलत का चुनाव करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे जो जिला दर्रा आपको लद्दाख के एरिया में देखने को मिलता है। जो जिला लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है, जो कि ये बहुत ऊंचा पर्वतीय दर्रा है और यह दर्रा आपको लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो कई बार एग्जाम में ये भी सीधा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है। देखो विविध से भी 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है। यहाँ देखो दोनों क्वेश्चन अलग, पर्वतों और नदियों की भूमि आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये म्यांमार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। पर्वत और नदियों की भूमि आपको म्यांमार कहलाता है, लेकिन अगर केवल नदियों की बात करता तो आपका क्या हो जाता, बांग्लादेश हो जाता, ठीक है। जबकि केवल नदियों की भूमि आपको बांग्लादेश को कहा जाता है। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक गहरे झील के सतह पर पानी का अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है तो तल का यानी सरफेस का जो एरिया होगा, अपेक्षित तापमान वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, आपको जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। देखिए गहरे झील के अंदर पानी का सतह अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, तल पर अपेक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि इसमें जल का घनत्व जो है आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि का मात्रक विद्युत विभव के समान होता है। अब देखो आपसे मेजरमेंट से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिजिक्स में एक क्वेश्चन तो इससे यूनिट से हमेशा रहता है, ठीक है। कई बार इजी देता है, कई बार हार्ड बना के देता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा भौतिक राशि का मात्रक विद्युत विभव के समान होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, विद्युत वाहक बल, जिसको इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव के समान होता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और दोनों का मात्रक क्या होता है, तो आपका दोस्त क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस बुद्धिजीवी ने अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अलाउद्दीन खिलजी में भी सबको पता होगा, बहुत ही बेहतरीन सुल्तान होता है दिल्ली सल्तनत का, और अपनी योग्यता और बाहुबली के आधार पर दिल्ली सल्तनत को एक बहुत ऊंचे पैमाने पर पहुंचाता है। तो उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन आपसे
पूछा जा रहा है किस बुद्धिजीवी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये मेरे दोस्त आपको ये अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी देखो अपने सैन्य अभियान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसके द्वारा आप लोग पढ़े होंगे अस्थायी सेना का गठन किया गया था, सबसे विशाल सेना इसी के पास था और सबको एकदम नगद पैसा देता था और उसके पहचानने के लिए दाग हुलिया प्रणाली भी लेकर आया था। ऐसे तो अलाउद्दीन खिलजी से देखो भाई बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको अलेक्जेंडर द्वितीय कहा भी जाता है, सिकंदर शानी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस एक कोशिकीय जीव में प्रजनन नवोदी यानी ब्रीडिंग द्वारा किया जाता है, ठीक है। 43 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त किसके द्वारा किया जाता है, तो ये लिस्टमैनिया के द्वारा किया जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लिस्टमैनिया एक कोशिकीय जीव में प्रजनन नवोदित यानी ब्रीडिंग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उपेक्षित करने पर कौन सी गैस निकलती है। कई बार बैलेंस करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है केमिस्ट्री का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट खाद्य पदार्थों में एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो बाद में आपको पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विघटित हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उपेक्षित करने पर आपको कौन सा गैस निकलता है, तो आपका ये CO2 निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, खास करके इसमें सेरिब्रम और सेरिबेलम में बहुत सारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलती करता है एग्जाम में। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा यानी संतुलन, बैलेंस और समन्वय को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करने का काम करता है, तो ये सेरिबेलम के द्वारा एक्चुअल में किया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेरिबेलम संतुलन और समन्वय को कंट्रोल करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपसे देश और राजधानी के रूप में भी पूछा जाता है। आप बिहार पुलिस दो, बिहार दरोगा दो या BPSC दो, एक क्वेश्चन रहता है। क्यों और कौन सा क्वेश्चन रहता है ये भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जो देश चर्चा में रहेगा वही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे राजधानी से, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप चीज़ों को जब तक नहीं समझ पाओगे किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, ओनली आप लुसेंट पढ़ो, स्पीडी पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। वर्तमान समय में आयोग किस तरह के क्वेश्चन फोकस कर रहा है उस तरह की चीज़ें आपको पकड़ना पड़ेगा, वरना पढ़ते रह जाओगे नौकरी नहीं लगेगा, ठीक है। तो चर्चा में रहा देश और उसके राजधानी के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमिलित नहीं है। मॉरिशस देखो बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा है, तो इसका पोर्ट लुइस हो जाएगा। ये आपको बिहार एक्साइज दरोगा में भी पूछा है, जो आपको 3-4 दिन पहले एग्जाम हुआ था। सेशल्स की राजधानी आपको विक्टोरिया देखने को मिलता है, ओमान की राजधानी आपको मस्कट और लेबनान की राजधानी हून। तो आपको बताना है कौन सा आपको गलत है, ठीक है। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आप लोग पढ़े होंगे कि लेबनान की राजधानी हून नहीं है, क्या है, बेरूत है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। आइए एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। लेबनान की राजधानी आपको बेरूत है, जबकि हून किसका है, लीबिया की राजधानी। ये दोनों इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक कंट्री हमेशा चर्चा में रहता है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीते दिनों क्वेश्चन ये भी चर्चा में रहा है। आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछ ही लेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन G7 में शामिल नहीं है। तो बीते दिनों G7 बहुत ही चर्चा में रहा था। आप लोग मिलोनी और मोदी जी का के बारे में बहुत सुर्खियों में रहे थे, दोनों का वीडियो वायरल भी हुआ था। तो निम्नलिखित में से कौन देश G7 में शामिल नहीं है। तो G7 में आपको कौन देखने को नहीं मिलता है, आपको चाइना नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। एक्चुअल में ये G7 सारे 7 देशों का एक विशाल समूह है जो आपके कार्य क्षेत्रों में काम निपटाते हैं, ठीक है। G7 में देश में आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा। एक तो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। इसमें आपको भारत नहीं है, तो ये आपको याद रखना, इसमें भारत शामिल नहीं है। इस साल जो G7 का जो आयोजित हुआ है आपको कहाँ देखने को मिला है, इटली में आयोजित किया गया था, जिसमें मोदी जी भी गए थे और आपको जॉर्जिया मिलानी भी इस समय खूब सुर्खियों में रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको पढ़ना वही चीज़ है। राष्ट्रीय उद्यान भी अगर पढ़ना है तो पेपर में जो दिया गया है, जो चर्चा में आया है, वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन ही मैं इसी तरह का सेट करता हूँ जो चर्चा में होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। हैली नेशनल पार्क बीते दिनों उत्तराखंड में उत्तराखंड में है, जो कि ये बीते दिनों चर्चा में रहा था। तो आपको हैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, आपको उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये बहुत सुर्खियों में रहा। राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमिलित नहीं। तो हैली नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये भी चर्चा में रहा था, पेपर में दिया गया था, आपको केरला में देखने को मिलता है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मेरे
दोस्त, आपको ये आंध्र प्रदेश में नहीं, कहाँ देखने को मिलता है, ये कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए एक बार इस पर नज़र डालते हैं। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। साथ ही साथ आपको देखो ये पूर्व में हेली नेशनल पार्क के नाम से जाने जाने वाला कार्बेट नेशनल पार्क बाघों के साथ साथ अधिकांश अन्य जंगली प्रजातियों के लिए एक प्रसिद्ध शरण स्थल है, जो कि आपको उत्तराखंड में स्थित है। तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहा था बीते दिनों, आपको हेली नेशनल पार्क रहा था, जिसको कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, फूलों की घाटी। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे भी याद रखना। फूलों की घाटी आपको उत्तराखंड के चमोली जिला को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नियुक्ति का प्रावधान है? और ये मैं आर्टिकल क्यों उठाया हूँ? आर्टिकल इसलिए उठाया गया है कि बीते दिनों आप लोग पढ़े होंगे लोकसभा का अध्यक्ष जो था बहुत सुर्खियों में रहा था। तो वहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो आर्टिकल पूछ देगा आपसे, या लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कौन सा आर्टिकल में है तो ये भी सबको पता होना चाहिए। चलिए आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। एकदम इंपॉर्टेंट है, ये VVIE आपके एग्जाम के लिए। वैसे सारा क्वेश्चन मेरा VVIE होता है, जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब पद और वरीयता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का पद का भारत में मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो लोकसभा का पद है किसके समकक्ष होता है, तो मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित की जाती है, जबकि लोकसभा के महासचिव के द्वारा अधिसूचित की जाती है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेम किया गया है, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीते दिनों चर्चा में रहा है। इससे हमें जो बीमारी है उसके बारे में पता होना चाहिए। कई बार अभी क्वेश्चन बायोलॉजी का जब एग्जाम में फ्रेम किया जाता है तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। साथ ही साथ चारों जो मैं ऑप्शन रखा हूँ यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैं फ्रेम किया हूँ। हाल ही में बॉलीवुड फिल्म की अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी को स्टेरोडो-बुल्वार इफेक्ट बीमारी, जिसे हंसने या रोने वाली बीमारी आमतौर बोला जाता है, से रोग से पीड़ित हो गई है। तो इस तरह के जो आपको पेशेंट देखने को मिलता है, डॉक्टर के किस विभाग के द्वारा अपना ये इलाज करवाएगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खास करके आपको ये मोटा मोटी ये बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। स्टेरोडो-बुल्वार इफेक्ट, ठीक है, जिसको PBA के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह का जो पेशेंट होते हैं उसमें आपको हार्मोनल भी देखने को मिलता है, जिसमें से आपको हंसने वाली, अकेले हंसना, रोना, ठीक है। तो इस तरह का सिम्टम जो होता है, तो इस तरह का सिम्टम आपको किसमें देखने को मिलता है, स्टेरोडो-बुल्वार इफेक्ट बीमारी में देखने को मिलता है। तो हाल ही के दिनों में बाहुबली की फिल्म की अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी को हो गया है, जिसके कारण ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह के पेशेंट को आपको न्यूरोलॉजिस्ट ही इसको सही करता है। एक न्यूरोलॉजिस्ट डिजास्टर रोग है, जिस तरह के पेशेंट को सही करने के लिए किया जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट तो आपको पता है ये धड़कन से रिलेटेड है, ठीक है। गायनोकोलॉजिस्ट इसमें स्त्री विशेषज्ञ को बोला जाता है। और आपको ऑप्टियोथैल्मोलॉजिस्ट जो बोला जाता है मेरे दोस्त, आँख के डॉक्टर को बोला जाता है। तो ये सारे फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए एक बार इसका एक नज़र डिटेल पे देख लेते हैं। देखिए लोकप्रिय बाहुबली अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी ने स्टेरोडो-बुल्वार इफेक्ट नामक एक दुर्लभ स्थिति से अपने संघर्ष के बारे में बताया है, जिसे अक्सर हंसने या रोने वाली बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसमें न्यूरोलॉजिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और इस तरह का जो पेशेंट होता है ना, ये बीमारी जल्दी एक्चुअल में सही नहीं होता है। मेडिकल साइंस में जाओगे तो इस तरह का केस आपको 30 से 40% आपको सही करता है। तो इस तरह का केस आसानी से नहीं डील किया जाता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। खास करके जो ये बीमारी है, इस बीमारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टेरोडो-बुल्वार पल्स नामक एक बड़े न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को पता होना चाहिए। एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो व्यक्ति में ऐसे क्षण में या अनियंत्रित रूप से हंसने या रोने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह से मेरे भाई आपका ये जो मैंने 50 क्वेश्चन था, बहुत ही कम समय में आपको सारा दे दिया गया है। इसे आप लोग जरूर रिवीजन करें। और एक बार मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, आज भारत वर्ल्ड कप जीत गया है। तो इस प्रकार सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई वर्ल्ड कप जीत के लिए। बहुत दिनों से हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस वर्ल्ड कप के लिए। बहुत ही अहम दिन है आज का, तो इसे आप लोग जरूर जश्न उल्लास के रूप में मनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और नए प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए भी आप हमसे जरूर जुड़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन करें। धन्यवाद।